हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। ठंड बहुत ज़ोर से आ चुकी है, आपको पढ़ाई करते रहना, मन लगाकर पढ़ाई करते रहना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ना मॉडल सेट जो मेरा 5 है बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, है ना। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ बहुत ही अच्छे कमाल की वीडियो बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप इस चैनल के मदद से बहुत ही अच्छे मार्क्स कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, है ना। केमिस्ट्री के अच्छे मार्क्स करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, बिलियन केमिस्ट्री पॉइंट नवादा। आप अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च मारेंगे और वहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे इसका सारा PDF आपको मिल जाएगा, A to Z PDF, और अच्छे अच्छे PDF सब्जेक्टिव का भी PDF वहाँ पे डाला जाता है ना। आप हमने मॉडल सेट 5 करने वाले हैं, बट मॉडल सेट 1 हमने 2 देख लिया है, 3 भी देख लिया है, 4 भी हमने देख लिया है। अगर कोई विद्यार्थी 1 मॉडल सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है, 2 का नहीं देखा है, 3 का नहीं देखा है, 4 का नहीं देखा है, तो आप जल्दी से जाकर हमारे चैनल के अंदर जाकर आप इन सभी का वीडियो आप देख लें। वीडियो देख लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है एग्जाम हॉल में। ये बहुत ही कमाल की वीडियो बनने वाली है आज, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमदैशिकता को दर्शाता है? तो विषमदैशिकता प्यारे विद्यार्थियों क्रिस्टल ठोस में पाया जाता है। विषमदैशिकता कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टल ठोस के अंदर पाया जाता है विषमदैशिकता। तो क्रिस्टल ठोस के उदाहरण कौन है यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस में ही विषमदैशिकता पाई जाती है, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड एक प्रकार का विषमदैशिकता को दर्शाने में सक्षम है। यानी फर्स्ट का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ये ठोस दे रखा है X जो अत्यंत कठोर होता है, जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। यानी ठोस अवस्था में हो या ये गलित अवस्था में, दोनों अवस्था में विद्युत का रोधी होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। कहता है जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है, यह किस प्रकार का ठोस होता है? तो ये आपको पता है, इस ठोस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सहसंयोजित ठोस के नाम से इसको जानते हैं। सहसंयोजित ठोस को नाम से जानते हैं, जिसका गलित अवस्था एवं ठोस अवस्था दोनों में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और इसका गलनांक काफी उच्च होता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहसंयोजित ठोस इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी, जरा देखो ध्यान से। कह रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते किंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्यों कर रहा है, और ठोस अवस्था में क्यों नहीं कर पाता है, इसका आंसर करना है। तो कहता है गलित अवस्था में जो आयन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, नहीं कि वो क्या करता है, आयन चलने फिरने लगता है, आयन दौड़ने लगता है, जिससे करंट जाता है। और बल्कि ठोस अवस्था में गति नहीं करते हैं आयन, जिसके लिए वो क्या करता है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर पाता है। यानी गलित अवस्था में जो आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं चालन करने के लिए, यानी कि आयन वहां पे मूव नहीं करता है, गति नहीं कर पाती है। यानी 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। गलित में क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे मुक्त आयन होते हैं। और ठोस में क्यों नहीं करता है? क्योंकि आयन यहाँ पे मुक्त नहीं होते हैं। यानी 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है? 4 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन 4 कह रहा है हीरे, सिलिकॉन तथा क्वार्ज मुख्य आबंदी बल होते हैं। इसमें कौन सा मुख्य आबंदी बल पाया जाता है? यहाँ पे हीरे में, सिलिकॉन में, क्वार्ट्ज में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इसमें सहसंयोजी बंधन पाया जाता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी बंधन। यानी 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला। सहसंयोजी बंधन पाया जाता है हीरा, ग्रेफाइट और यहाँ पे क्वार्ट्ज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी बिलियन के 500 ml में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को निहित कर रखने वाले बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता का फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो द्रव्यमान दे रखा है
और यहाँ पे 1000 लिखना है खुद से, बटा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है। यहाँ पे आयतन कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है। ये 500 दूना 1000 पूरा कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा 20 बार में, और यहाँ पे 10 दूना 20 यानी कि 1/2 आने वाला, यानी कि 0.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 0.5 इसका सही आंसर होने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। 5 का सी 0.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, कह रहा है 500 ml में घोले गए हैं। क्या घोला गया है, यहाँ पे कह रहा है 0.5 ml/4 और 30 ml है, यानी 30 ml वाला एक बिलियन जिसका मोलरता कितना 0.5 ml दे रखा है, इसको 500 ml में फिर से घोल दिया गया है। तो कहता है मोलरता क्या होगी। तो आपको पता होगा कि मोलरता कैसे निकाला जाता है। इसका मोलरता निकलता है प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखा है क्या, इसका फॉर्मूला था M1V1 इक्वल टू क्या होता है M2V2 होता है जब 2 बिलियन को आपस में मिलाया जाता है। M1V1 इक्वल टू M2V2 जब 2 बिलियन आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे M1V1 कितना दे रखा है, M1V1 ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक देगा 0.5 गुना कितना 30 ml दे रखा है इक्वल टू, यहाँ पे M2 निकालना है आपको, और V2 क्या दे रखा है 500 ml दे ररखा है। तो यहाँ 500 ml हमने लिख दिया। अब यहाँ M2 कैसे निकलेगा, इस 500 के गुना इधर भागा में ला दीजिए, कितना होगा 0.5 गुना कितना 30 बटा कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य मर जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना करेंगे 1.5 बटा कितना 50 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 आने वाला है, ये यानी 0.03 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, ये होता है रासायनिक ऊर्जाएं जो होती है, ये रासायनिक ऊर्जा को कहाँ बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए काम आता है। यानी कि डेनियल सेल में हम वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही लिखा है कि ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाए। क्यों, क्योंकि कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान जो मुक्त किए गए रासायनिक ऊर्जा है उसको किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा कहाँ चला जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, उस डेनियल सेल में ऐसा होता है। यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से हुआ कौन सा सही क्रम है जिसमें धातु उसके लवण के विलयन से विस्थापित करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त होता है। कहता है कि जिसमें धातु के लवण विलयन के एक दूसरे को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होगा, तो क्या होता है सोडियम होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम सोडियम, यहाँ पे क्या आता है, फिर आता है यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर आता है यहाँ पे क्या आता है एल्यूमिनियम आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है कैल्शियम आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है जिंक आता है, फिर लोहा आता है, फिर यहाँ पे कॉपर आता है। यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शंस में अगर मैग्नीशियम है तो पहले आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, जिंक दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, यहाँ पे लोहा दे रखा है, कॉपर दे रखा है। और इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम लिखा है, इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या जिंक है तो हो नहीं का, ये कॉपर लिखा फर्स्ट पे तो होगा नहीं, जिंक किसमें लिखा है फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद कॉपर दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद लोहा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद है ना और नीचे वाले तत्व आते हैं। इसका मतलब 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, कार्य का भी क्रिया दे रखा है ना, यहाँ पे 4NH3 और 5O2 के साथ रिएक्शन करता था, 4NO + 6H2O बनाता है। कहते हैं NH3 का जो अदृश्यता का कर्म यानी कि दे रखा है 3.6 गुना 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड दे रखा है। तो H2O की निर्माण की दर क्या होगी, तो आपको यहाँ पे लिखते हैं DNH3 बटा क्या लिखते थे DT, और यहाँ रिएक्टेंट में कितना कॉफिशिएंट है तो 4 लिख देते, इक्वल टू का चिन्ह देते थे। यहाँ क्या लिखते हैं DH2O बटा क्या DT, इसका कॉफिशिएंट कितना दे रखा है 6 दे रखा है, गुणांक 4 दे रखा है, 6 दे रखा है। अब यहाँ पे इतना का देखो मान दे रखा है, इतने का मान क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि 3.6 × 10⁻³ दे रखा है। तो यहाँ पे D2O निकालना, H2O का निकालना कितना आएगा, तो दिख रहा है कि ना, इसका मान रखिए यानी कि 1/4 गुना क्या दे रखा है
3.6 गुना 10 के पावर -3 दे रखा है। इस 6 को जब इधर भेजिएगा बराबर के इस साइड में क्या हो जाएगा, ये भी गुना में चला जाएगा, यानी 6 को ऊपर लिख देते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई कितना कर 2 से काटेंगे तो 3, 1 2 से काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 18 ने 1.8, यानी 18 3 54, तो 18 3 54 यानी कि 5.4, यानी कि 5.4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखने वाला है। 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या होता है। तो अभिक्रिया जब संपन्न होने लगती है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस टाइम क्या होता है, जो सांद्रता होती है वो कम हो जाता है, घट जाता है। जब सांद्रता घटेगा तो अभिक्रिया की जो दर है ये भी घटने लगेगा, यानी जो समय के साथ अभिक्रिया की दर है वो घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि वैन डर वाल अधिशोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सही है। तो वैन डर वाल अधिशोषण, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये भौतिक अधिशोषण पूछ रहा है कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऊष्माक्षेपी में तापमान को कम रखते हैं, यानी कि निम्न तापमान वाला। तो निम्न तापमान ऑप्शन डी में दिख रहा है, और उच्च दाब लेना पड़ता है, यानी कि उच्च दाब और निम्न ताप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, कारण निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य से कम होता है। तो अधिशोषण के दौरान शून्य से जो कम कौन होता है, तो डेल्टा जी का मान शून्य से कम होता है, डेल्टा जी लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू कितना आना चाहिए, ये निगेटिव आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। इसका मतलब 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाओ। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है। तो ऑक्साइड अयस्क यहाँ पे कैलामाइन एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है। कैलामाइन एक प्रकार का कार्बोनेट अयस्क होता है। कैलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है, Zn CO3, एक जिंक का अयस्क है जो कार्बोनेट अयस्क की तरह काम करता है, ये ऑक्साइड अयस्क से नहीं है, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कारण निम्न में से कौन सा एक अयस्क जो उसके साथ दिए गए सूत्र का सही नाम नहीं है। तो यहाँ पे MgSO4.7H2 के ऑप्शन बोलते हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे कैलामाइन CuCO3.COH का होल 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्लोरोस्पार दे रखा है, यहाँ पे एल्युमिनियम का बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखना छूट गया इसका नाम, तो इसका नाम जो ऑप्शन में दे रखा था प्यारे विद्यार्थी, उसका यहाँ पे नाम दे रखा था क्या, डोलोमाइट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, डोलोमाइट लिखा हुआ था ऑप्शन में। इसको आप यहाँ पे ऑप्शन में डोलोमाइट कर दीजिएगा, यानी कि इसका नाम क्या डोलोमाइट है। तो इसका डोलोमाइट नाम नहीं होता है, इसका जो नाम होता है प्यारे विद्यार्थी उसको हम लोग बोलते हैं कारनालाइट। क्या बोलते हैं, कारना लाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका डोलोमाइट जो ऑप्शन में दिया हुआ नाम वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा तो हमारे फोन नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किस में अधिक होगी। तो यहाँ पे N3EH जो है, N3EH में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होने वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाइड्राजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, हाइड्राजोइक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, हाइड्राजोइक एसिड के नाम से, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन 16 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नाइट्रोजन किस पारस तक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक ये दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। -3 से +5 तक नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, का निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है। यहाँ पे एस से प्यारे बेहतर जी नहीं है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जी नहीं एस लिखा हुआ है, यानी कि एस लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, है ना। तो कहा था निम्न से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, तो यहाँ पे एस ही होगा। ये हाशियम होता है, हाशियम होता है एक प्रकार का डी ब्लॉक का ही तत्व होता है, यानी ये किस में दिखेगा, ये दिखेगा इस रो में दिखेगा, यानी आयरन होता है, रुदेनियम होता है, फिर ओस्मियम होता है, उसके नीचे मिलेगा हाशमियम होता है, एच होता है, यानी इस ग्रुप का तत्व होता है, यानी ये भी डी ब्लॉक का ही तत्व है, हाशमियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जी नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा,
HS लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, है ना, यहाँ पे HS लिखा हुआ है। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन 18 क्या आ रहा है कि Fe3 का यौगिक Fe2+ यौगिक से अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि Fe3+ जो होता है इसमें अर्धभारित D ऑर्बिटल मिलता है, यानी कि D5 मिलता है जो अर्धभारित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसीलिए यह अस्थायी बनाता है क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल जो आधा भरा होता है और यह अस्थायी होता है। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो कॉपर सल्फेट होता है प्रजाति CSO4 ये रिएक्शन करता है किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो क्या बनाता है? ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका कॉम्प्लेक्स का सूत्र क्या होता है? इस कॉपर यहाँ पे अमोनिया कितने होते हैं? 4 अणु के, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लगाते हैं? SO4 लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है? टेट्राएमीन कॉपर यहाँ पे सल्फेट बनने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। यानी इस 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में ये कितने आयन देगा? कॉम्प्लेक्स दे रखा है प्लेटिनम एमोनियम 6 क्लोराइड दे रखा है, द्वारा कितने आयन दिया जाएगा जलीय विलयन में? तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सेस एक आयन में टूटता है, क्लोरीन एक आयन में, यानी कि ये टोटल एक आयन PTNH4 का होल 6 ये पूरा बंद रहेगा, और यहाँ पे +4 क्लोरीन टूटने वाला है। 4 क्लोरीन यानी कि टोटल 5, एक वही होगा, टोटल 4 क्लोरीन होगा, टोटल 5 आयन देने वाला है जलीय विलयन में जाकर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 आयन देगा जलीय विलयन में जाकर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक एलाइलिक हैलाइड नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एलाइलिक हैलाइड नहीं। एलाइलिक हैलाइड की पहचान होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, यानी जो तीसरा कार्बन है इसी को बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। यानी यहाँ पे इसका जो वैलेंसी छूटा हुआ है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको बोलते हैं एलाइलिक समूह के नाम से जानते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन चौथे कार्बन पे लगा हुआ है, यानी लास्ट वाला कार्बन पे, तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि एक हैलो एल्कीन में किसी एल्कील समूह में जो sp3 संकरित कार्बन है से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कहता है निम्न में यौगिक में से हाइलो एल्कीन को पहचानिए। तो हेलो एल्कीन की पहचान कैसे करना है? जिसमें हाइड्रोजन का तत्व हो और वहाँ पे एल्केन समूह हो, है तो यहाँ ब्रोमीन हाइड्रोजन का तत्व बिल्कुल सही है, यहाँ पेंटेन है, हाँ यहाँ एल्केन का भी समूह है, यानी कि यह ऑप्शन होगा। यहाँ बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी फिर सही हो जाएगा इसका, यानी इसका ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पे देखो ट्राइक्लोरोमेथेन, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है हाइड्रोजन परिवार का है, और मेथेन दिख रहा है एल्केन परिवार का है, यानी हाइलो एल्केन पहचानना है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दे रखा है C5H12 और वो दे रखा है एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इस एल्कोहल के कितने समावयवी संभव है? इनमें कितने निहित कायरल केंद्रों के साथ साथ उत्क्रमा या अवयवता या इनांशियोमर पाई जाती है? तो आपको पता है C5 दे रखा है, H12 और O दे रखा है। इससे हमें क्या बनाना है? इससे बनाना है हमको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है। कितना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनने वाला है? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की पहचान क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कि जिसमें OH समूह उत्पन्न यानी विद्यमान रहे, प्रेजेंट रहे OH समूह। तो जरा देखो इस अनुसूत्र से जब OH निकाले तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है H5 और H यहाँ पे C5 और H11 बनने वाला है। एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का पेंटाइल, और पेंटाइल टोटल कितने प्रकार के होते हैं? पेंटाइल टोटल 8 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे 8 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जब 8 मिल गया तो पीछे वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें 3 कायरल कार्बन बनने वाले हैं, है ना, यानी कि यहाँ पे 8 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि पेंटाइल 8 प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा। जैसे प्रोपाइल 2 प्रकार के होते हैं, ब्यूटाइल 4 प्रकार के होते हैं, पेंटाइल 8 प्रकार के होते हैं। वही तो बता रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है? एक यौगिक दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है? एक यौगिक में यहाँ पे कार्बन कितना दे रखा है? 6, हाइड्रोजन कितना दे रखा है? यहाँ पे 14 दे रखा है, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है? यहाँ पे 2 दे रखा है। कहते हैं इसमें से 2 तृतीयक एल्कोहलिक समूह है, यानी 2 को तृतीयक एल्कोहलिक समूह है। तो इस यौगिक का यूपीएक नाम क्या होगा? तो इस यौगिक का जो यूपीएक नाम बनने वाला है 2, डाई मिथाइल
ब्यूटेन डाइऑल बनने वाला है। यानी 2 मिथाइल होगा, कितने पे, 3, 2 पे और 3 पे होगा, और यहाँ पे 2 और 3 पे क्या होगा, यहाँ पे 2 एल्कोहल समूह होंगे, यानी 4 कार्बन के साथ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन से नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक सर्वाधिक ध्रुवीय है। तो यहाँ पे जो एल्काइल समूह होता है, यहाँ पे जो एल्काइल समूह होता है वो ध्रुवीयता को कम करता है, यानी एल्काइल ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा ध्रुवीय, क्योंकि इसमें एल्काइल समूह उपस्थित है। बट इसमें जो ऑप्शन नंबर डी में, इसमें कोई एल्काइल समूह उपस्थित नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि ये एल्काइल समूह नहीं है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ध्रुवीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यहाँ 25 का डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु संकलित होता है। जो एमिनो समूह में होता है नाइट्रोजन परमाणु, उसका संकरण क्या होता है, तो एमिनो समूह में कौन सा होता है, NH2 होती है। यानी इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं हम, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और इसके पास एक क्या है, एक लोन पेयर, यानी कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर है। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp3 बनने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 का सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन 27 क्या दे रखा है कि H3 दे रखा है, H9 दे रखा है और N दे रखा है, प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं, 1 डिग्री एमीन बनाता है, बिल्कुल बनाता है, 2 डिग्री एमीन बनाता है, 3 डिग्री एमीन बनाता है, बट ये चतुर्थ अमोनियम लवण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यानी कि ये जो अनुसूत्र दिख रहा है, इससे आप 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, 2 डिग्री एमीन को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 3 डिग्री प्रदर्शित होता है, बट यहाँ पे 4 डिग्री नहीं हो पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा, ये प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें जब 4 डिग्री अमोनियम लवण बनाना है तो इस नाइट्रोजन के साथ क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन लगाना पड़ेगा, 4 कार्बन लगाना, 1 2 3 और 4, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, बट यहाँ अनुसूत्र में 3 ही कार्बन दे रखा है ना, तो ये होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये प्रदर्शित नहीं होगा इस अनुसूत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इससे एसिटिक अनहाइड में 100 मोल की आवश्यकता होती है। तो 100 मोल कितना होता है, यहाँ 5 मोल क्या लेना पड़ता है, आपको एसिटिक अनहाइड्राइड लेना पड़ता है, 5 मोल एसिटिक अनहाइड्राइड लेना पड़ता है, 5 मोल, यानी कि इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 5 होना है। 28 का भी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि एक मृदु ऑक्सीकारक है, कौन होता है, ब्रोमीन वाटर दे रखा है, यानी कि ब्रोमीन है और यहाँ पे जल दे रखा है, के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज किस अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में ये ऑक्सीकृत होता है। जब ब्रोमीन और जल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किस में बदल जाता है, वो ग्लूकोनिक एसिड में वो बदल जाता है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 पे आ जाओ। बेकेलाइट किसका उदाहरण है, तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग, क्योंकि थर्मोसेटिंग बहुलक बहुत ही दृढ़ होता है। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, ये ताप दृढ़ बहुलक है। ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण कौन होता है, बेकेलाइट होता है, जिसे थर्मोसेटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि बीमारियों के उपचार के लिए रसायन का उपयोग क्या कहलाता है, यानी जो बीमारी के उपचार के लिए जो रसायन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। यानी जो बीमारी में जो हम लोग रसायन का उस्ताद जो केमिकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, कहता है कुछ औषधि एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ती है, बल्कि यह एंजाइम अन्य साइट पर जाकर जुड़ती है। तो यह साइट क्या कहलाती है, तो इसको एलोस्टोरिक साइट के नाम से जानते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला, 32 ए का ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ क्या कह रहा है कि प्रतिरोधकता के प्रतिलोमन को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता के प्रतिलोमन को हम लोग चालकता के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चालकता के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोमन को चालकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, डी ब्लॉक के तत्व को और किस नाम से जानते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण
तत्व के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है, संक्रमण तत्व भी होता है डी ब्लॉक का दूसरा नाम, यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है कि किसी त्रिविम समव्यवता जिसका आवरण अध्यारोपित वस्तु के दर्पण पर निर्भर नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंबता के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिविम समव्यवता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंबता के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिबिंबता के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म दे रखा है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH होता है। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, प्रकाश के प्रेजेंस में कर रहा है, तो क्या बनाता है, तो ये बनता है COCl2 एक गैस बनाती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फॉस्जिन के नाम से जानते हैं, यानी एक जहरीला गैस होता है फॉस्जिन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में तो फॉस्जिन गैस बनाता है, यानी कि COCl2 गैस बनने वाली है, फॉस्जिन गैस, यानी 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाओ 37 क्या कह रहा है कि एमाइड दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट से अपकरित कर क्या देता है, एमाइड को जब भी हम लोग क्या कराते हैं, अवकरण कराते हैं तो ये क्या बनाता है, एमीन समूह का निर्माण करता है, यानी कि ये एल्किल एमीन का निर्माण करता है, यानी एक कन्वर्जन है, याद रखिएगा इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है, 37 का बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि एमिनो अम्ल दो क्रियाशील मूलक होते हैं, उसमें से पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और दूसरा पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, तो दूसरा क्या होता है, उसमें एमीन होता है, नहीं कि NH2 समूह पाए जाते हैं, दूसरा होता है, पहला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा क्या होता है, एमीन समूह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्या कह रहा है रबर दे रखा, स्टार्च दे रखा, सेलुलोज एवं प्रोटीन क्या है, तो एक प्रकार का ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है, जैसे क्या रबर दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, स्टार्च दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है, ये क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्या कह रहा है 40 क्या कह रहा है नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो जब आप लोग नाइट्रोबेंजीन का क्या करवाते हो, नाइट्रोबेंजीन का NO2 यहाँ पे होता है, इसका क्या करवाता है, अवकरण कराना, तो क्या बनने वाला है, ये एनिलीन बनाकर देता है आपको, यानी कि ये NH2 देता है बनाकर, एनिलीन देता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 40 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाइट्रीकरण सबसे धीमी गति से होता है, तो यहाँ पे मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन का जो होता है यहाँ पे नाइट्रीकरण बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि डबल नाइट्रो समूह आ गया यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो सकता है इसका, यानी कि मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक क्या है, तो जैव बहुलक एक प्रकार का DNA एक जैव बहुलक है जो प्राकृतिक जैव बहुलक के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, DNA एक जैव बहुलक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण नहीं है, तो प्राकृतिक बहुलक ऊन एक प्राकृतिक बहुलक होता है, हाँ सिल्क एक प्राकृतिक बहुलक है, चमड़ा एक प्राकृतिक बहुलक है, बट यहाँ पे नायलॉन 6 एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही होने वाला है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यानी कि ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। कहता कौन प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं होते हैं, 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, क्या क्या आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण क्या होते हैं, तो आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण होता है ये सीरीन एक प्रकार का आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण होते हैं, सीरीन एक प्रकार का आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है, वाटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए को खोजा था। यानी कि ऑप्शन नंबर 45 का ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। क्वेश्चन 46 कह रहा है एफसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो एफसीसी का जो संकुलन क्षमता होता है प्यारे विद्यार्थी, वो होता है 74% होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एचसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है और बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा था एफसीसी का, तो कितना हो जाएगा? आपको 74% मारना है एफसीसी का संकुलन क्षमता। आपका होमवर्क क्या रहा कि एचसीसी और बीसीसी का संकुलन क्षमता कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सही है? तो इनमें से कौन सही है? तो डी इक्वल टू हो जाएगा यम एन बटा क्या दे रखा है? एन गुना ए क्यू दे रखा है। देखो इसमें ऑप्शन में ए एन कहीं छूट गया है, नहीं चलो ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पे यम के जगह पे एन यम गुना क्या लिख देते हैं? यम गुना एन लिख देते हैं, ब्रैकेट है छोटी सी जगह पे ना, यानी यम के साथ में यहाँ पे एन भी होगा छुपा हुआ, एन भी होगा छुपा हुआ यहाँ पे ऑप्शन बी में। यानी ऑप्शन बी होगा, क्या लिखना है? यम गुना एन बटा क्या है? ए एन कैपिटल एन है और फिर ए क्यू है, इस प्रकार से है। यम है, उसके बाद स्मॉल एन है, गुना क्या है? बटाई में एन है, फिर ए क्यू है। यानी इस प्रकार का ऑप्शन बी में लिखा हुआ मिलेगा, तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वहाँ से इसका सॉल्यूशन समझा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है कि रॉल्ट के नियमानुसार क्या दे रखा है? टीबी बराबर दे रखा है क्या? केबी गुना दे रखा है ए गुना कितना दे रखा है? 1000 बटा क्या दे रखा है? बी बटा यम दे रखा है। तो यहाँ पे कहता है कि केबी यहाँ पे क्या कहलाता है? तो केबी का नाम क्या है? तो आपको पढ़ाए होंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यानी क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, उसी का एक क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि केबी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी सिर्फ उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हैं इसको। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको हम लोग केएफ को किस नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है केएफ को किस नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन 49 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0.5 लीटर दे रखा है, 1 बिलियन है ना, उसका मोलरता ये 1 दे रखा है। 3 लीटर बिलियन जिसका मोलरता 0.5 दे रखा है। कहता है बिलियन को क्या किया है? मिश्रण किया गया है, तो मिश्रित बिलियन का मोलरता पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? इसका फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस क्या होता है? m2v2 होता है, प्लस क्या होता है? m3 और v3 होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग वो m1v1 करते हैं, कितना देखा है? 2.5 मल्टीप्लाई कितना 1 प्लस इसका कितना दे रखा है? आयतन कितना दे रखा है? यहाँ पे देखा मोलरता 0.5 गुना लीटर, आयतन कितना 3। यहाँ पे m3 को निकालना है और भी टोटल कितना दे रखा है? टोटल कितना हो जाएगा? ये दे रखा है 2.5 कितना टोटल 3, टोटल आयतन कितना होगा? 5.5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना देख रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आने वाला है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आने वाला, इक्वल टू कितना हो जाएगा? m3 गुना क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5.5 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है? इसको 2.5 प्लस 1.5 कितने आने वाला है? ये 4.5 बटा ये गुना में है, यहाँ पे गुना में दिख रहा है, इसको भागे में लाइएगा, कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 5.5 आएगा, यहाँ 4 नहीं होगा, 0 होगा ना, यानी कितना होगा यहाँ पे? सिर्फ क्या आएगा? 4। इसको फिर से थोड़ा देख लो क्या आ रहा है। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है? 4 बटा 5.5 इक्वल टू क्या? m3 आने वाला है। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आने वाला है? 0.73 के करीब आने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन 50 नंबर क्या कह रहा है कि एक फराडे कितने के बराबर होता है? तो एक फराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फराडे की इकाई क्या होती है? तो फराडे की इकाई होता है कूलम होता है फराडे की इकाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभी क्रिया दे रखा है A2
2a प्लस बी दे रखा है, रिएक्शन करके A2B बना रहा है। कहा था A की सांद्रता 2 गुना कर दी जाए और B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए तो अभिक्रिया किधर क्या। ये मॉडल सेट 4 में भी देखा था आपको ये क्वेश्चन से, अगर नहीं देखें तो आप वीडियो को मॉडल सेट 4 देखिए, उसमें जो हमने समझा रखा है कि इसका आंसर कितने आने वाला है, 2 गुना अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है, यानी 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन से नंबर यहाँ पे 53 क्या कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है का विघटन स्थिरांक दे रखा है, कितना दे रखा है 0.58 आवर, यहाँ पे आवर इनवर्स दे रखा है, इसका अर्ध आयु क्या होगा। तो यहाँ बताइए कितना रखा है 0.58 दे रखा है, क्या आवर इनवर्स दे रखा है, यानी कि जो घंटा जो समय इनवर्स दे रखा है किसकी पहचान है, तो इसी प्रथम कोटि की पहचान है। तो प्रथम कोटि की पहचान है, आप पूछ रहे हैं किसका अर्ध आयु काल क्या होना होगा। तो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, अर्ध फॉर्मूला कितना था, टी हाफ इक्वल टू क्या था 0.693 बटा के होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 0.693 तो सही है, यहाँ पे दे रखा है वेग स्थिरांक, यानी कि विघटन स्थिरांक कितना है 0.58 है, इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा 1.2 आवर आने वाला है, यानी ऑप्शन से नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका 53 का सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडिसोल नहीं है, तो जल मेरा कोलाइडिसोल नहीं होता है, जल मेरा कोलाइडिसोल नहीं होता है। यहाँ पे 54 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि अपमार्जक को कहा जाता है, इसको अपमार्जक हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जक को हम लोग पृष्ठ सक्रियता के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि सिलिका एक फैक्ट्री मटेरियल है, तो यहाँ पे इनमें से कोई यहाँ पे कोई नहीं होगा आंसर, इसका सही होगा, यानी 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 पे आया, क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है कि जारन निस्तापन की अपेक्षा संपन्न होती है, तो जारन में जो होता है प्यारे विद्यार्थियों तापमान क्या होता है अधिक लेना पड़ता है, यानी कि उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यहाँ पे 57 का ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 58 पे, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद अज्ञात है, तो यहाँ पे EgCl2 नहीं बनता है, ये नहीं बनता, बाकी ये बन पाता है, ये भी बन पाता है, ये भी बन पाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये नहीं बन पाता, नहीं कि ये अज्ञात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अज्ञात है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि परबल ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन आपका परबल ऑक्सीकारक होता है, यानी फ्लोरीन। कमेंट में बताइएगा कि इसका सक्रियता यानी कि ऑक्सीकारक क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखकर दिखाना है हाइड्रोजन परिवार का, यानी कि उस परबल ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, वह संक्रमण तब जो 3D श्रेणी कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता, तो 3D में जो मैग्नीज तत्व होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होता है, यानी +1 से लेकर कहाँ तक होता है, ये +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि आयरन की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन है, तो जिसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, इसमें आयरन कितना पे है +2 में, और बी में ऑप्शन कितना दिख रहा है, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। यहाँ पे सी में ऑक्सीकरण की संख्या कितना है, तो यहाँ पे +2 भी है आयरन का और +3 भी है ना। ऑप्शन नंबर डी में कितना देगा, ऑप्शन नंबर डी में आयरन +3 में, यानी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला पहचानना आयरन को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है कि आयरन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ, क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, तो NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड चिलेटिंग श्रेणी में रखा जाता है, तो टेट्रापायरोल को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशक है, तो BHC जो होता है, BHC जो होता है एक कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है, BHC के एक कीटाणुनाशक, यानी कि यहाँ पे 65 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
नंबर 66 क्या कह रहा है, जब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट दे रखा है कि एपोक्साइड के साथ अभी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये प्राथमिक अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है। इपोक्साइड क्या बोलते हैं विद्यार्थी, हम लोग साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, इपोक्साइड के नाम से जानते हैं, साइक्लिक ईथर से। ये रिएक्शन किससे करता है, RMX से रिएक्शन करता है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल बनाने में काम आता है। यानी इस प्रकार का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन मिश्रित ईथर का निर्माण प्रदर्शित करता है। मिश्रित ईथर यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर पूछ रहा है, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर कौन सा होता है, तो जिसमें कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल समूह है, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग एल्काइल समूह होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिख रहा है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि कौन कास्ट स्पिरिट के नाम से जानता है, तो हम लोग मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि प्रोटीन किसका बहुलक है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, यानी एमिनो अम्ल का जो बहुलक होता है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल का बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है, तो यहाँ पे नमक मेरा क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं, यानी 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन हमने क्या देखा, अब तक हमने मॉडल सेट कितना कर लिया विद्यार्थी, सभी मॉडल सेट फर्स्ट को हमने आंसर कर लिया, दूसरा का भी आंसर क्वेश्चन कर लिया, तीसरा का भी ऑब्जेक्टिव देख लिया, चौथा का, और आज हमने पांचवा का भी ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है। अगर आप पांचों वीडियो को नहीं देखे तो जल्दी से जाकर हमारे हमारे चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर पांचों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। इसका PDF है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।